तुम्हें इसका एक फॉर्मूला देखना है, उसके अंदर आदि से क्वेश्चन वगैरह आती है। फिर एक लॉग के टर्म्स में देखना है, उसके अंदर कुछ लॉग के टर्म्स में ग्राफ भी है और कुछ और भी है। लॉग के टर्म्स में ग्राफ, लॉग के टर्म्स में एक चीज है, ग्राफ के टर्म्स में भी है। तो तुम लोग पढ़ोगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, साथ ही साथ में मतलब 9वें पॉइंट में कहने को 9 है, मतलब एक बात ये होगी, फिर एक बात ये होगी, फिर एक बात और होगी, उसका नाम है कॉलिजन थ्योरी। और इसके बाद में चैप्टर तुम्हारा खत्म होता है। लेकिन इस चैप्टर में बहुत स्पेशल बात भी है, तुम उसकी एनसीईआरटी उठा के देखो ना, एंड में लिखा हुआ है इन हायर क्लासेस, यू विल फर्दर स्टडी अबाउट इट इन हायर क्लासेस, ऐसा कुछ। पर ठीक है, हमें ये 3 बातें खत्म करनी है आज, जिससे हमारे चैप्टर के सारे कंसेप्ट फिनिश होते हैं। ध्यान से समझना एक एक करके। पहली चीज, टेम्परेचर डिपेंडेंसी जानने से पहले मैं तो बता देता हूं कि अपनों की लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कोई टॉपिक बहुत ज्यादा दिमाग लगा के पढ़ा हो। टॉपिक का नाम लिखा जाता था, अपने आप ही समझ में आता, भगवान जाने क्या था, नाम लिख के समझ में आ गया। इसका मतलब आखिर है क्या, लिटरली क्या मतलब। जैसे तुम मुझे बताओ, किसी भी रिएक्शन का रेट टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट जल्दी होगा। कोई भी रिएक्शन जल्दी होगी जब वो ज्यादा तापमान पे होगी, और स्लो होगी जब वो ठंडे टेम्परेचर पे होगी। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। एक बहुत सिंपल बकवास सा एग्जांपल ये भी हो सकता है कि खाना बासी कब होता है, ठंडे में कि गर्म में? जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे यानी गर्मी में रखा हो जल्दी खराब होगा, लेकिन अगर वो ठंडे में रखा, फ्रिज में रखा, तो खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो कुल मिला के बात ही, कोई भी रिएक्शन, जैसे लकड़ियां जल्दी कब जलेंगी, इस बात खत्म। मतलब कुल मिला के बात ही, कोई भी रिएक्शन की स्पीड ज्यादा कब होती है, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो बेसिकली हम लोग बेसिक में जो बात डालने वाले वो ये बात की, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अगर किसने मेरे सामने बात लिख दी, अब मैं तो बात बताता हूं, तुम सिर्फ पढ़ो मत, अब तुम अकल लेना सीखो कि मेरे नजरिए क्या रहे होंगे चीजों को पढ़ने में, उन बातों को समझें। जैसे मेरे सामने किसी ने अगर ये लिखा, फिर ठीक है मत पढ़ा आगे, मैं समझ गया इस बात का क्या मतलब है। सिंपल मतलब है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएगा तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब स्पीड, वो स्पीड भी बढ़ेगी। और अगर टेम्परेचर घटेगा तो स्पीड भी घटेगी। दैट्स इट। अगर ज्यादा तापमान होगा तो कोई भी रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी, कम टेम्परेचर होगा तो रिएक्शन की स्पीड कम होगी। लेकिन इसमें नॉलेज की बातें भी है, वो भी सुनो। ऑन एन एवरेज वैल्यू पर बताया जाता है, बारिश हो रही है, लाइट गई इसीलिए। ऑन एवरेज वैल्यू, ठीक है, एक एवरेज वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस, अगर तापमान को लगभग 10 के आसपास तक बढ़ा दें तो रिएक्शन का जो रेट है वो लगभग डबल हो जाता है। ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलमोस्ट डबल। रेट ऑफ रिएक्शन, वैसे रेट कांस्टेंट है लेकिन ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलमोस्ट डबल, लगभग दुगना हो जाएगा कि किसी भी रिएक्शन के टेम्परेचर को तुम 10 तक बढ़ा दोगे। अगर 20 बढ़ा देंगे तो और बढ़ जाएगा। ये कहना कि किसी चीज की सीमा ही होती होगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि तुमने किसी सब्जी को भट्टी में रखा, संग से निकाल लिया तो एकदम बन जाएगी। एक चीज है, फिर भी एक लिमिटेशन तो है इस खाने के अंदर, हमें वो लिमिटेशन नहीं बताई जा रही है, हमें बस साफ साफ, जैसे मान लो बर्फ जमना, पानी को जमाया जाता है तो टेम्परेचर गिराना पड़ेगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम अंटार्कटिका पे पानी को, मतलब हम किसी स्पेस, मतलब उसमें बैठे हुए जहाज वगैरह में, बाहर निकाल के अंदर के जम गया पानी। भले कितना भी लो हो, थोड़ा बहुत अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है, टाइम पर ऑलमोस्ट। मैं तुम्हें इतनी हाई बातें क्यों बताऊं जब फिलहाल कहानी सिंपल हाथ से निकाली जा सकती है। तो किसी भी रिएक्शन का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का स्पीड बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगी। अगर टेम्परेचर लगभग 10 बढ़ जाता है तो उसकी जो रेट है वो लगभग कैसा हो जाएगा, ऑलमोस्ट दुगना। मतलब अगर कोई रिएक्शन पहले 50 सेकंड में हो रही थी, टेम्परेचर को 10 करने पर और इंक्रीज करने पर वो लगभग 25 सेकंड में समाप्त हो सकती है। अच्छा, इस कहानी को पहली बार जिस आदमी ने ऑब्जर्व किया था, ठीक है, इट इज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, अलग उसमें और भी कुछ लिखा है, इट इज फर्स्टली
प्रपोज्ड बाय लिख लो, ऑब्जर्व बाय लिख दो, कुछ भी लिख लो। इसने पहली बार ऐसी कोई बात भी चलाई थी, ऑब्जर्व्ड बाय, सबसे पहली बार जिस आदमी ने इसकी चर्चा करी थी उसका नाम था वेंटॉफ। तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना, वेंटॉफ, ठीक। लेकिन इस कहानी को जिसने लिखित फॉर्म में पहली बार डाला था, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इस कहानी के लिए किसने फॉर्मूला बनाया था? सीधी सीधी बात है साहब, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रेट कांस्टेंट डबल हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। इसको खोल दे, मैं भी कहने वाला था, इसे खोल। मैं थोड़ी सी आनी तू चंद्रकांत, हाँ कल ऊर्जा की रहा था और आज मनोकामना संपूर्ण हुई। पेपर कैसा था मैथ का? दोबारा वाले पेपर आ गया क्या? ठीक है, ध्यान से बात सुने। इस बात को सबसे पहले गौर किसने किया था? वेंटॉफ ने। तो गौर करने वाले की दुनिया में वैल्यू नहीं है ना, वैल्यू उसकी है जिसने कुछ किया हो। तो जिसने पहली बार फॉर्मूला बनाया था उस आदमी का नाम था आर्रीनियस, आर्रीनियस, जीनियस, आर्रीनियस। और इसीलिए इस फॉर्मूले का नाम भी क्या पढ़ने वाला है? आर्रीनियस इक्वेशन। ध्यान रखना, ठीक है, आर्रीनियस इक्वेशन। भाई ने पहली बार ये बताया था कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने पे किसी भी रिएक्शन के रेट पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सुनो, बाहर जाके खोल के ऐसे खड़ा हो जा आराम से। कल से तू उसके सामने आने का प्रयास कर रहा है, तुम्हारे जाने का कर रहा था ये कोशिश। हाँ बारिश आएगी, एक खोल दे ऊपर वाली, नीचे वाली खोल दे चल, क्योंकि जब तक बारिश होगी तब तक लाइट तो आनी नहीं है। क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रूम हीट और बाहर की हीट। आनंद लो यार, ऊपर से तो आ रही यार, ऊपर की मनी मत खोलता तो नीचे वाली सुन। चल नहीं कोई बात नहीं, एक आध बूंद नाम दे, एक आध। हाँ बेटे ध्यान से बात सुनो। हाँ भाई सुनो ध्यान से। पहली बार जिस आदमी ने ये बताया था कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने पे किस रिएक्शन के रेट पे कितना फर्क पड़ेगा, उस आदमी का नाम क्या है? आर्रीनियस। बताया था, फॉर्मूला बताया था इसने तो बस गौर किया था। इसने बताया कि सब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली स्पीड तो बढ़ेगी, पर कितनी बढ़ेगी वो भी तो सवाल था। तो सुनो, इन्होंने फॉर्मूला दिया था, इसमें के नाम का आदमी लगे। के क्या चीज है पहले ही बता? रेट कांस्टेंट। अगर रेट कांस्टेंट दुगना होगा तो किसी भी रिएक्शन की रेट की स्पीड भी दुगनी होगी, अगर ट्रिपल होगा तो तिगुनी होगी। तो इसका फॉर्मूला था k इक्वल्स टू में a e की पावर माइनस के e a, एक सेकंड जगह चाहिए लिखने के लिए, k a e की पावर माइनस के e a अपॉन में RT, ये लिखने जा रहे देख लो। K फॉर कांस्टेंट है। ये सारे टर्म बताने के पहले सबका मतलब क्या है, और जैसे तुम इसका मतलब जानोगे तुम इस कहानी को आगे बढ़ा दोगे। पहले टॉपिक के नाम में एक बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट है, तापमान बढ़ेगा तो किसी भी रिएक्शन के होने की स्पीड बढ़ेगी, दैट्स इट। लेकिन एक काम का पॉइंट ये भी है कि डबल होने के लिए कितना बढ़ाना पड़ता है? लगभग 10 के आसपास बढ़ा दो, वो ऑटोमेटिकली डबल तक टच कर जाएगा। ठीक है, अगली बात समझे। अब इसमें एक एक करके सभी लोग ध्यान से देख रहे हैं सारी चीजें। तुम ऑर्डर वाइज जो लिख रहे हो जिसमें तुम्हें दिखाया जा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऑर्डर वाइज चीजों को लिखें। हमने जहाँ पे टॉपिक खत्म किया कि दिया किसने, वहीं से स्टार्ट हुआ कि दिया क्या। जहाँ पे हम इसको खत्म करेंगे वहीं पे अगला स्टार्ट होगा, जहाँ खत्म करेंगे वहाँ अगला स्टार्ट होगा, ध्यान रखना। काम की बात है इसमें के फॉर तो सभी लोग लगभग जानते थे, लिख दिया यानी कि रेट कांस्टेंट लगा दिया। उसके बाद में ए माने सभी लोग ध्यान से लिखें, ए आर्रीनियस के नाम पे पढ़ा है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं आर्रीनियस फैक्टर। कांस्टेंट है ये आर्रीनियस फैक्टर, ठीक है। और लिख सकते हो इसको, और भी कुछ नाम है, जानना चाहिए ना, नॉलेज अच्छी चीज है अपने पास में। फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और अगर तुम्हें नॉलेज और भी चाहिए तो फिर तुम मुझे रोको मत। अगला एक्सपोनेंशियल फैक्टर। हेलो, आप पहुंच गई? एक्सपोनेंशियल फैक्टर,
एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और एक्सपोनेंशियल भी पूरा नाम नहीं है, एक्चुअली नाम है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। पूरा नाम है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये लिखें ध्यान से। के यानी रेट कांस्टेंट और ए यानी कि फैक्टर। एक कांस्टेंट फैक्टर है जो किसी ना किसी बात पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली तुम्हें पहले से दिया जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला तुम्हें ये बताएगा कि टेम्परेचर में कितना चेंज करने से कितना फर्क पड़ेगा, कुछ समय बाद बताएगा, अभी तुम फॉर्मूला देख रहे हो। अच्छा, अब इसमें ई क्या चीज है, सबको पता है ई लॉग का उल्टा, वैल्यू कितनी होती है 2.71 ई की वैल्यू, कुछ ऐसा नहीं होता, मतलब है आईडी नहीं है, कोई बात नहीं, चलो लीव। उसके बाद में क्लिक करके सुनो, इसमें ई ए, ये दो लोग नहीं है, ई ए शॉर्ट में लिखने का तरीका है दैट ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी। ये सारी कहानियां काफी ब्रिलियंट जाने वाली है, ध्यान रखना। एक्टिवेशन एनर्जी आज तो सभी लोग शायद जानते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट है कोई वैल्यू 8.314 ऐसा कुछ। अच्छा ठीक, 8.314 फिलहाल लिखा सीधे सीधे, और टी आने बताने की नीड नहीं होनी चाहिए, अब तो टॉपिक का नाम चल रहा है दैट इज टेम्परेचर। हाँ, तो ये वो बातें जो याद करनी पड़ती है कि सब फॉर्मूला क्या था, वरना कंसेप्ट तो मुझे पता ही है कि टेम्परेचर बढ़ने पे रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी, 10 बढ़ने पे डबल होगी। पहली बार सोचना बड़ी बात नहीं थी, देने वाले आदमी का नाम लगाया गया आर्रहीनियस फैक्टर। अच्छा, अब इसमें कुछ कुछ चीजें, सभी तो कांस्टेंट है रिएक्शन का, वो तो हर एक रिएक्शन के अलग पाया जाएगा बिल्कुल, के यानी रेट कांस्टेंट है, आर भी ऑलरेडी फिक्स है। टेम्परेचर में जानता ही हूँ पहले से कि तापमान मेरे दिमाग में अब तक सेट हो चुका है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो अपने अगले टॉपिक पे चलो, तुम सी पॉइंट पे नहीं हो, तुम बी पॉइंट में एक चीज सीखने जा रहे हो जिसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं वो सुनना। मतलब पहले में बेसिक में थोड़ी सी बात की, आखिर टॉपिक क्या था, फॉर्मूला किसने दिया, उस फॉर्मूले में वो सारे शब्द नहीं आते हैं, मुझे एक शब्द का मतलब तक नहीं पता कि ये है क्या कहानी। तो सभी लोग अब इसको ध्यान से सुनेंगे विदाउट टचिंग सी, ध्यान से देखना। हाँ, तो ऐसे बस कोई नंबर लेंगे तो ऑब्वियसली स्टार मार्क कर ही दो इसके ऊपर। अरे किसी के बालक नहीं बहेंगे भाई यार इसमें। हेलो, हाँ जी, हाँ सामने ही है मेरे जी जी जी। ठीक है भाई, सुने ध्यान से, क्या लिखना था मुझे, एक्टिवेशन एनर्जी। मैं पेन चेंज कर रहा था कलर वैसे, एक्टिवेशन एनर्जी लिखो ध्यान से, इस बात को समझते हैं तरीके से। तो इसमें बहुत ब्रिलियंट खेल ये भी समझ में आएगा कि है क्या, ये उल्टा लिखा ना, ई पहले और ए बाद में, एनर्जी एक्टिवेशन। अब ये जैसे कि मैं तुमसे कहा, मुझे तुम इस टॉपिक का नाम बताओ, आधे 4 टॉपिक तो मैं ऐसे निपटा दूंगा। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता होगा, जिस एनर्जी पे कोई भी रिएक्शन एक्टिवेट होती हो, होना पॉसिबल होता। फॉर एग्जांपल तुम पटाखे लेके आओ, पटाखे की क्वालिटी आती है मुर्गा छाप, और भी कुछ आते हैं, जयबरा, बिजली, कोई ना कोई और पटाखे आते हैं, सूत्री, बुलेट, भयानक और बम आते होंगे। तुम उस पटाखे को धूप में जाके रख दो, बाहर कड़कती धूप में जहाँ तुम पिघल जाओ, वो भटकेगा, पटाखा चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना, गर्मी नहीं है क्या बात है, तो वो जल क्यों नहीं रहा। उसको जलने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट का टेम्परेचर चाहिए, जिस तापमान को जब वो रीच करेगा तब वो भटकेगा, तब बढ़ेगा, उससे पहले नहीं भटकेगा ना। तो किसी भी रिएक्शन करवाने के लिए कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी तक पहुंचाना पड़ता है, तब वो रिएक्शन परफॉर्म होगी और उसके बाद कुछ बनेगा। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल नॉर्मली क्रिएट हो जाते हैं कि तुम सभी ने दूध जला के खोआ बनाया है, गैस पे बनता है कि चूल्हे पे, दोनों बनता है, फायदा किसमें, ठीक है। अच्छा, उसमें भी काम की चीज है, बहुत लंबे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि तुम रखोगे नहीं रखो, बिल्कुल दुनिया भर की एनर्जी लाके एकदम से इकट्ठा जलाई दोगे उसे। उसके बनाने की प्रोसेस है, उसको लगातार चलाते रहो, लगातार चलाते रहो, लगातार चलाते रहो, वो जल जल के, अगर तुमने दूध को बस नॉर्मली छोड़ दिया जलता रहा तो सब सूख के चिपक के खराब हो जाएगा। एक प्रोसेस है, लेकिन उस प्रोसेस में भी वो बहुत सारी काम की चीजें निकल के आएंगी। मतलब बहुत से, अगर छोटी छोटी बातों पे आ जाऊं ना तो मतलब ये कहानी खत्म भी नहीं होनी है। ऐसी जब कितनी
जैसे कि फ्रीक्वेंसी नंबर किसे कहते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट सेकंड, पर समझते हैं। उस खोए बनाने के प्रोसेस में एक हीट नाम का फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर इतनी हीट तो दो जिससे कि वो प्रॉपर जलता रहे और जल जल के एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद में हमें वो सब्सटेंस मिले जो हम चाहते हैं। तो किसी भी चीज को प्रॉपर हीट तक पहुंचा के रिएक्शन पूरी करवाना इज कॉल्ड एक्टिवेशन। मतलब हमने उसको कितनी एनर्जी दी, रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए कितनी एनर्जी दी। बहुत एग्जांपल, बहुत सिंपल चीजें, बहुत सारी बातें आती हैं। जैसे कि हमें किसी बाइक को स्टार्ट करना है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए इनिशियली स्टार्टिंग में हमें एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, तब शुरू होगी, वरना उससे पहले स्टार्ट नहीं होगी। जैसे कि अपने पंखे को स्टार्टिंग में चलाने के लिए एनर्जी कौन देता है, कैपेसिटर। तो किसी भी मशीन को उठाने के लिए, किसी भी रिएक्शन को उठाने के लिए हम जो शुरुआत में एनर्जी सप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इस कहानी को समझना पड़ेगा काफी लंबे खेल में, तो ध्यान से बात समझें। सबसे पहली चीज तो ये कि एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है, द मैक्सिमम एनर्जी, द मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम का को द मिनिमम एनर्जी, कम से कम कितनी ऊर्जा तो तुम्हें देनी पड़ेगी। मतलब कि तुम्हें एक माचिस की तिल्ली तो कम से कम देनी पड़ेगी पटाखे को उसको भटकाने के लिए। वो बात अलग है तुम उसको सीधे भट्टी फेंक दो, भटक तो तब भी जाएगा, लेकिन कम से कम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी तुम्हें। एक माचिस की तीली के बराबर आंच तो दो कम से कम। तुमने अगर उसको पूरी आग में, मतलब उसमें फेंक दिया, होलिका मैया में, भटकेगा तब भी कम से कम कितनी एनर्जी देनी है, एक माचिस की तीली के बराबर एनर्जी दो उसको भटकाने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए रिएक्शन, टू कंप्लीट ए रिएक्शन during its intermediate complex, उसके बीच दौरान में घटने वाली घटनाओं के तहत इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स is called activation energy, is called activation energy, activation energy। तो लोगों को एक बात और बता दी जाए कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों में अगर थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए तो सबसे शांत, सुस्त और स्लो टोन होती है इसको बढ़ाने की, सबसे बढ़िया टोन होती है इनऑर्गेनिक की, और मॉडरेट टोन ना स्पीड बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, बहुत शांति चीजों को निकालना पड़ता है, दैट इज ऑर्गेनिक। ठीक है, नाम तो सबने सुना ही है वैसे, पर सुनो ध्यान से, इस बात को और ध्यान समझ लेते हैं, ध्यान से समझ लेते हैं। जैसे अपने पास में ये पटाखा है, लाल बनाते हैं इसको, ठीक है, ये रहा पटाखा, ये उसकी बत्ती, इसे हमारा बारूद, और जो बाहर का टेम्परेचर है दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब 40 मान लेते हैं, काफी गर्मी होती है वो भी, 40 डिग्री सेल्सियस ऑल्सो ए गुड टेम्परेचर, हीट है काफी अच्छी खासी। अब मैंने इसके आगे एक माचिस की तीली उठाई, ठीक है, माचिस की तीली, और माचिस की तीली की जो माचिस तीली का तापमान होगा वो कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। फिलहाल बत्ती कितने पे गर्म है, 40। हम जैसे ही माचिस की तीली से छिपाएंगे इसका टेम्परेचर कितना पहुंच जाएगा, 100, और 100 पहुंचते ही ये एकदम से हीट पकड़ेगा, एकदम से इसका हीट बढ़ी, मतलब 40 से सीधे 100 हुआ, इसकी हीट बढ़ी, बढ़ने के बाद में एकदम से भटक जाएगा, और भटकते ही इसकी जो हीट है वो कितनी देर जाएगी, 100 पे रहेगी या फिर कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब 100 दी, 100 कुछ एक पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम के लिए 100 पे जाएगा, स्टार्ट होगा और एकदम से अपना काम करके उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी। और अब जो इसकी एनर्जी होगी, मतलब अभी तो ये 40 पे भटक रहा था, अब भटकने के बाद में इसके पार्टिकल बहुत छोटे हो चुके होंगे, शांत हो जाएंगे, अब इसकी जो टेम्परेचर है वो 20-30 तक ही पहुंच पाएगा, भटक के थोड़ा बहुत कागज बागज रह जाएगा, कागज की गर्मी ज्यादा नहीं होती है। बात ये कि किसी भी रिएक्शन में सबसे ज्यादा एनर्जी उसकी कम महसूस होगी जब वो एक्टिवेशन फॉर्म में पहुंचती है, मतलब जब वो स्टार्ट होना चाहती है। क्या उससे पहले उसमें एनर्जी नहीं थी, पर रिएक्शन तब नहीं हो सकती, जब वो अपनी हाईएस्ट फॉर्म में पहुंच जाएगी तब रिएक्शन होगी, और होने के बाद में उसकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल नीचे गिर जाएगी, पहली वाली से भी नीचे गिर जाएगी। मतलब रिएक्शन होना स्टार्ट करने के लिए ऊर्जा बढ़ानी पड़ती है, और होने के बाद में ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। इसीलिए इसमें ग्राफ भी निकल के आता है, सभी लोग वो ग्राफ भी देखें, ठीक है, ग्राफ
अच्छा लेकर जाली, हाँ ठीक है चलो सुनो, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पहले यहाँ पे इसकी एनर्जी लिखें और उसके बाद यहाँ पे लिखें रिएक्टेंट इंटरमीडिएट, रिएक्टेंट इंटरमीडिएट ये भी लिख दो, कोऑर्डिनेट भी रिएक्टेंट कोऑर्डिनेट लिख दो। चलो अब ध्यान से बात सुनो, हमारे पास में किसी भी कंपाउंड में रिएक्शन करने के लिए सबसे पहली बात, वो कंपाउंड स्टार्टिंग बिल्कुल मरा हुआ था, मतलब बिल्कुल ही ऊर्जा नहीं थी क्या? थी। कंपाउंड में स्टार्टिंग में एनर्जी थी, जब वो कंप्लीट होने के लिए गया तो उसकी एनर्जी और बढ़ गई, और जब पूरा हो गया तो एनर्जी बिल्कुल ही डिक्रीज कर जाती है। तो पहली बात तो ग्राफ जीरो से नहीं उठेगा। हेलो, हाँ जी हाँ जी जी, लगा लो कितनी चिंता तुम्हारी, कितनी फिक्र करते हैं, देख लो। हाँ भाई, तो पहली बात तो ये कि जीरो से नहीं है, पटाखे में थोड़ी बहुत गर्मी तो पहले भी होगी, उसी गर्मी को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा और बढ़ने के बाद में वो वापस से एकदम से नीचे गिरेगा। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि फाइनल वाली चीज है वो पहले वाली से थोड़ा सा लो रहेगी। अब इस बात को समझते हैं, ये कंपाउंड की कौन सी स्टेट थी बताओगे? इनिशियल, स्टार्टिंग में वो कहां पे था? मैं लिख देता हूं, इनिशियल फेज लिख रहा हूं, ऐसा बुक में नहीं है, मैं लिख रहा हूं इनिशियल फेज, ठीक है। दिस इज इनिशियल फेज, इनिशियल फेज। और ये वाला कौन सा फेज है उसका? फाइनल प्रोडक्ट वाला फेज है, फाइनल प्रोडक्ट वाला फेज, फाइनल प्रोडक्ट फेज वाला, ठीक। और ये बीचों बीच वाला कौन सा फेज है? ये कौन सा टच पॉइंट है? जब उसकी एनर्जी मैक्सिमम पॉइंट पे थी, मतलब गर्म हो गया, एकदम अटकने को स्टार्ट होने को तैयार है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो उसकी एनर्जी मैक्सिमम वाला खेल है। अच्छा बात ये कि क्या इससे पहले एनर्जी नहीं थी? लेकिन ये वाली एनर्जी सफिशिएंट नहीं है उसको चलाने के लिए, काम पूरा करवाने के लिए। तो यहां से यहां तक के बीच का जो गैप है, मतलब यहां से यहां तक के बीच का जो गैप है, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। कि साहब पहले जो ऊर्जा थी इसकी वो थी 20 जूल, अब वो ऊर्जा जब 50 पे पहुंच जाएगी तब जाके काम करेगा, दैट गैप इज एक्टिवेशन एनर्जी। और सीधी सीधी बात तुम ये भी समझ सकते हो कि जो फाइनल एनर्जी है वो कहीं ना कहीं पहले वाली से लो होगी। सबसे लोवेस्ट एनर्जी कौन सी है? फाइनल। उससे बीच की कौन सी? इनिशियल। और मैक्सिमम कौन सी है? और ये कब बनता है? ये ड्यूरिंग इंटरमीडिएट, ये ड्यूरिंग इंटरमीडिएट of a reaction, during intermediate of a reaction for a short time, for a short time, for a short second, मतलब बहुत छोटे समय के लिए। अब इस बात का क्या मतलब वो तुम्हें मैं समझाता हूँ। वो वाला फेज है जब रिएक्शन ना तो स्टार्टिंग में थी ना एंड में थी, बीच में उस रिएक्शन में क्या हुआ, उस वक्त उसकी एनर्जी मैक्सिमम थी, तब जाके उसने कुछ खेल किया। थोड़ी थोड़ी बातें अंडरस्टैंडेबल है कहीं ना कहीं तक, लेकिन एक बात तुम सुनना, काफी ठीक ठाक चीजें। तुम्हें लगता है कि अगर तुम इन चीजों को समझ गए हो तो मैं बस तुमसे बोलूंगा कि सवाल का जवाब दो, अगर तुमने सही दिया तो ठीक, अगर गलत दिया तो मैं कह दूंगा नहीं, और तुम अपने आप समझ जाओगे उसका रीजन क्या है। सुनो, हमारे पास में कोई ए रिएक्शन है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है 10 जूल, और अपने पास में कोई बी रिएक्शन है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है 15 जूल। तो मुझे बस इतना बता दो, पद मोल बोल नहीं लगाई है मैंने, कुछ भी मोटी मोटी बात समझ में आती है, कौन सी रिएक्शन तेज होगी, ए या बी? ए रिएक्शन की एनर्जी 10 जूल है और बी की एनर्जी 15 जूल है, कौन सी रिएक्शन तेज होगी बताओ? तो ही तो बताओ। तो एंड में तू बता। ए, किसी का आंसर बी भी है क्या? चलो ऐसे बता दो किस किस का आंसर ए है। 1 2 3 और बाकी सबका आंसर बी है। मतलब ये बात तो इस बात का, और क्या तुम नहीं मानोगे तो मैं मानूंगा। इतना क्यों सोच रहे हो? हाँ, मैं बताता हूं, जो ए है उसका रेट फास्टर होगा, ए का रेट फास्टर होगा देन कंपेयर टू बी, देन बी। अब सोचो क्यों? ए को तुम्हें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी स्टार्ट करने के लिए? 10।
बी को कितनी देनी पड़ेगी 15। जल्दी कौन सी निपट सकती है ए, मतलब जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो जल्दी तैयार हो जाएगा। सब 100 रुपए में चलने को तैयार हूं मैं, 20 में ही हूं, मुझे ले जा, वो जल्दी होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जिसकी लो होगी उसकी रिएक्शन की स्पीड भी फास्ट होगी। मैं दोनों बातें लिखता हूं, ध्यान से देखना, एक बहुत काम का टर्म नीचे, ठीक है, ध्यान से बात समझो। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, बेसिक सी बात है। जितना ज्यादा तापमान रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा। और दूसरी बात, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। भाई जो कम में तैयार है कि भाई मुझे तो बस 2 जूल पे तैयार हो जाऊंगा मैं, तो मुझे 20 की नीड नहीं है, तो लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी हायर द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना एनर्जी कम चाहिए वो रिएक्शन उतनी स्पीड से हो सकती है। इस बात को तुम ध्यान रखो। इस बात का रीजन मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हें अगर सवालों का असली दृष्टिकोण समझाया जाए तब तुम जाके देखोगे क्या चीजें काफी क्लासिकल हैं। समझे पहले तो ये कट्टू कट जाता है कि हाँ जी समझ गया मैं। अगर कम एनर्जी है तो ऑब्वियसली फास्ट होगी, अगर तेज है तो ज्यादा एनर्जी है तो ऑब्वियसली स्लो होगी। उसको ज्यादा हीट पहुंचानी पड़ेगी तुम्हें, तब जाके वो रिएक्शन स्टार्ट होती है। क्या यही से सवाल है? देखें क्वेश्चन ये निकल के आया जी, हमारे पास में कोई भी 2 रिएक्शन बनाई जाती हैं, उसके ग्राफ बनाया जाता है। ये पहली और ये दूसरी। मैं सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं और मैं ऐसे करता हूं। अच्छा, ये रिएक्शन ए है और ये रिएक्शन बी है, इसमें कौन सी रिएक्शन जल्दी होगी बताओ? इसमें कौन सी रिएक्शन फास्ट है? बी फास्ट है कि ए फास्ट है? बी, क्योंकि ए का ग्राफ बहुत ऊपर उठा, मतलब ए को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू किसके? बी के। बी को कम एनर्जी चाहिए, वो नेक में मान जाएगा, इसीलिए बी का जो रेट है वो फास्ट है। ग्राफ देख के समझना सीखो। एक्चुअली ग्राफ में कुछ और भी खेल है। अगर इसी ग्राफ को तुम्हारे सामने ऐसे और रिप्रेजेंट कर दिया जाए कि ले भाई अपने पास में एक आदमी और आ गया, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया सी, और तुमसे बोला जाए बताओ भैया रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा ग्राफ देख के, तो तुमने जीवन में कभी पढ़ा नहीं है, तुम क्या निकाल लोगे? रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग फॉर्म में सबसे कम किसका है, सबसे ज्यादा स्पीड से कौन होगा ये बताओ, सबसे जल्दी कौन होगा पहले ये बताओ? बी। उससे स्लो कौन सा होगा? सी। उससे स्लो कौन सा होगा? ए। तो ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है, जेन्युइन सवाल है कि हमें ग्राफ देख के हम ये समझ पा रहे हैं कौन सी रिएक्शन कितनी स्पीड से होगी। जिसकी डिमांड कम है वो हाई स्पीड से होती है, जिसकी डिमांड ज्यादा है उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी। लिखें ध्यान से, सवाल क्या जेन्युइन कंसेप्ट है। हम ग्राफ देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड किस तरह से ग्राफ के ऊपर डिपेंड करती है, वो समझो। सबसे लोवेस्ट फेज प्रोडक्ट बनने के बाद में जब तुमने उसका पूरा मसाला जला ही दिया तो ऑब्वियसली उसमें कोई एनर्जी नहीं बचेगी, मतलब कहानी खत्म हो चुकी होगी। इसी बीच में एक चीज आई दैट इज इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। तुम कौन से पटाखे से डरते हो ये बताओ? जैसे कि एक तो ये वाला पटाखा बिना बत्ती मतलब जला हुए, और एक पटाखा वो तो थोड़ा सा जला देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन में रहता है ना, कंफ्यूज पटाखा मतलब तो जलेगा हल्का हल्का सा कुछ नहीं है क्या दो चाबी नहीं चाहिए, ठीक है भाई, थोड़ा चलता हल्का सा, फिर पता नहीं चलेगी, जैसे पास जाते फिर वापस चल जाएगा। वो डरावना है, मतलब कुल मिला के वो जलता कब है? जब उसको पूरी एनर्जी मिल चुकी है, वो डरावना पटाखा। उसकी जो एक्टिव मतलब अब स्टार्ट हो चुका है मामला, कभी भी फट सकता है। तो जब रिएक्शन अपने स्टार्टिंग फेज में पहुंच जाती है कि मैं होने को तैयार हूं, उस चीज को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एक्टिवेट हो चुका है भाई। पहले था डीएक्टिवेटेड, जब एनर्जी कम थी तो डीएक्टिवेट था, और जब एनर्जी पहुंच चुकी है मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जैसे तो तुमसे इस ग्राफ में पूछे बताओ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की लोकेशन क्या होगी,
कहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है वो, ये वाला वो पॉइंट है, दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हमारा जो भी कंपाउंड है वो एक्टिवेट हो चुका है, दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, मतलब जल चुका है, अब कभी भी काम हो सकता है, वो वाली चीज है। लेकिन पटाखे को लेकर ना चले कि साहब हमारा तो बीच में बुझ भी जाता है तो ग्राफ एकदम से गिर जाएगा क्या, नहीं, वो रिएक्शंस की बात चल रही, पटाखा तो जस्ट एक एग्जांपल है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यानी कि वो कंपाउंड जो तैयार है पूरी रिएक्शन देने के लिए। खैर मैं जैसे इंटरमीडिएट नाम के वर्ड पे आया उसी वर्ड पे दोबारा आ जाता हूं। इसको थोड़ा सा केमिस्ट्री भाषा में लेके आते हैं। H2 प्लस I2 क्या बनाता है, HI, ये बात तुम्हें नहीं पता, मैंने वैलेंस की। अभी H2 प्लस I2 HI कैसे बनाता है, जैसे कि यहाँ पे कौन से लोगों के बीच में बॉन्ड है, H और H के बीच में, यहाँ पे किसके बीच में बॉन्ड है, I और I के बीच में। तो इन बॉन्डों को तोड़ने के लिए और जोड़ने के लिए, पहली बार तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ती है, एनर्जी। तो H और H के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, I और I के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, I और I के बॉन्ड को तोड़ने के लिए और H और I को जोड़ने के लिए क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए और बॉन्ड को जोड़ने के लिए हम जो एनर्जी सप्लाई करते हैं, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। हमें कोई ना इस केमिस्ट्री वाली भाषा कि किसी भी कंपाउंड में ऑब्वियसली बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड ज्वाइन होंगे, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। और उसके बाद में ये जो टूटना और जुड़ने वाली प्रोसेस है, ये बहुत ज्यादा ही छोटे पीरियड के लिए, कुछ सेकंडों के लिए होती है, बहुत लंबे समय के लिए नहीं होती है। तो इट इज वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड, इट इज फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, इट इज फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड। ये बहुत छोटे समय के लिए होने वाली कहानी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में जैसे वो कंपाउंड बन जाएगा, उसकी एनर्जी एकदम से कैसी हो जाएगी, लो। ये वाली जो स्टेट है जहां पे कंपाउंड के बॉन्ड टूट रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इसी स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यही कहलाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब सारी बातें केमिस्ट्री भाषा में लिखी गई कि कोई भी कंपाउंड जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तब उसके बॉन्ड टूटेंगे और बनेंगे, उसे तोड़ने के लिए तुम्हें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। और उसके बाद में वो जुड़ते हैं। ये वाला कारनामा बहुत कुछ पलों के लिए होता है, और जिस वक्त वो टूट के जुड़ने को तैयार हुए, उसी सामान को हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत ज्यादा शॉर्ट के लिए। ठीक है, दैट्स इट। अगली चीज सुने इसी में। ये तुम्हारा अभी तक बी चल रहा है, बी, अब सी देखना है इसमें। तो चैप्टर के मैप में लिख देते, इसको इतना बड़ा टॉपिक था तो मैंने मैप से बाहर क्यों लिखा, तुम्हें अब ध्यान रहेगा ना कि तुमने एंड में कुछ लिखा था जानबूझ के, इसीलिए। तीसरा क्या लिखा था बताओ, ग्राफ, लॉग ग्राफ, ऐसा कुछ तो है। ठीक, सुने, लॉग मल्टीप्लाई वालों किस में कन्वर्ट कर देगा, प्लस में, पावर कहां पे उतार लेगा, आगे देखते हैं। तीसरी बात, तीसरी काम की बात की है, तो k का फॉर्मूला क्या लगाया हम लोगों ने, a e की पावर माइनस के e a अपॉन में RT। हाँ जी, इसमें a क्या चीज है, आर्डिनियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। e की वैल्यू 2.7 को लॉग का चक्कर है, मैं इसे काट दूंगा इसलिए भाव नहीं दे रहा। e यानी कि एक्टिवेशन, r यानी कि 8.314 और t यानी कि तापमान, k यानी कि रेट कांस्टेंट। अगर आप लॉग लगाएं, लॉग क्या ln लगेगा, तो ln लगती मल्टीप्लाई में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, ln a प्लस ln e की पावर माइनस के e a अपॉन में RT। जिन लोगों को ध्यान नहीं है वो ध्यान से बात समझो, लॉग से e, ln से ही कट जाता है, वो ln से ही कटती अपने पास में रह जाएगा इसके अंदर, ln के माइनस के e अपॉन में RT। मैंने जानबूझ के a नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे जब a लगाते हैं ना तो लोगों को लगता है यहाँ पे 4 लोग हैं, 4 नहीं है, 3 है, E R T। E A तो इस बात का सिंबल है कि वो कौन सी एनर्जी है, एक्टिवेशन वाली, इसलिए मैं लिखा नहीं है। और प्लस में चल रहा है L A। अब मैं तुमसे बात कहता हूं, ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी। इसमें c कौन है, y कौन है, ln k। अच्छा, इसमें कांस्टेंट और कौन कांस्टेंट है,
इसमें कांस्टेंट कौन है? E अपॉन आर। किसी भी रिएक्शन के लिए उसकी एक्टिवेशन एनर्जी और उसका आर तो कांस्टेंट है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता। तुम किसी भी रिएक्शन का तापमान कम ज्यादा करोगे तो अलग अलग स्पीड पे डिपेंड करके वो कुछ ना कुछ अलग दे देगा। खैर ग्राफ काफी सिंपल होगा, तुम में से किसी की आंखों को नहीं छुपेगा, ये भी ध्यान रखना। ये ग्राफ बनेगा किसके बीच में? y और x के बीच में बनता है हमेशा ग्राफ, ध्यान रखना। इसमें y की जगह पे कौन है? तो यहाँ पे बिना देखे ln के लगाएंगे, और इसमें x की जगह पे कौन है? देख मैं बताता हूँ, m की जगह पे तो e अपॉन आर होगा, माइनस के अपॉन आर होगा, और अगला कौन होगा? 1 अपॉन टी, ये x एक्सिस पे है। ग्राफ इसका बनेगा डाउनवर्ड ऐसे करके। अच्छा ये वाला जो पॉइंट है दैट इज c, ऑलवेज c की वैल्यू कितनी है? ln a बना है। लॉग के ग्राफ ऑलमोस्ट तुम्हारे लिए तुम्हारी कड़ी में हमेशा सेम ही रहेंगे, मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। ये इसका ग्राफ है। अब तुम्हारे पास में कुछ 3-4 ग्राफ हो चुके हैं, और 3-4 ग्राफ बस ऐसे पूछ लिए जाएंगे, जस्ट ट्राई पुटिंग द वैल्यूज की कौन सा ग्राफ है, कौन से फॉर्मूले से आया। इसी में तुम्हें बहुत ब्रिलियंट सा फॉर्मूला भी क्रिएट करना है, तो ध्यान से देखो, उसका तगड़ा इस्तेमाल होगा। हमारे जितने भी न्यूमेरिकल सब बचे हुए हैं, जितने भी बचे हुए हैं, एक तो हमने कल को 15 लोग रखा है ना, ठीक है कोई बात नहीं है, जितने भी बचे हैं वो लगभग सब इसी से आने वाले हैं। एक फॉर्मूला ये और एक जो बनेगा उससे, जैसे किसी भी रिएक्शन को अगर हम 2 तापमानों पे कराएं, अलग अलग टेम्परेचर पे कराएं, तो उसका K भी अलग होगा, रेट कांस्टेंट, और उसका टेम्परेचर भी अलग होगा। मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ, है ना। इस काम को थोड़ा सा कम बोल के ज्यादा लिखना चाहिए। देखो एट T1 नाम के टेम्परेचर पे मैं इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को फिल करने जा रहा हूं, किसी एक को फिल करवा दो। चलो देखना, यहां पे लिखा मैंने ln K1 इक्वल्स टू माइनस के E अपॉन में R T1 और प्लस के ln A नहीं हटाएंगे, ये तो कांस्टेंट है, ये A1 नहीं बनेगा। एट T2 नाम के टेम्परेचर पे क्या बन जाएगा? ये ln K2 माइनस के E अपॉन में R T2 और प्लस के ln A। आते आते मैं बात पूछूं तुम जवाब दे दो तो मजे आ जाएंगे। इसकी स्लोप कितनी है? हाँ माइनस के E अपॉन में R। इसमें 2.303 की कमी है, पूरी करता हूं, सुनना। अब मैं तुमसे बोलता हूं सभी को ना भाई सब्स्टिट्यूट ऑल कर ले या फिर एलिमिनेट कर ले, सीधी सीधी बात ये है। उनको काटी को ज्यादा, जब इससे इसको डिवाइड डालेंगे, डिवाइड में लो इसको, माइनस में लो, माइनस में, तो बन जाएगा ln K1 माइनस प्लस माइनस साइन चेंज, ln K1 माइनस के ln K2। ये न्यूमेरिकलों के लिए तैयार की जाने वाली एक बहुत बढ़िया चीज है। अच्छा यहां से एक चीज कट गई, कौन कौन? ln A से ln A। यहाँ पे कौन पॉजिटिव है? E R T2 माइनस के E R T1। सभी को ज्ञान तो होगा ना इस चीज का कि माइनस किस में चला जाता है? डिवाइड में, यानी कि ln K1 अपॉन में T2, इसमें से कॉमन कौन है? E अपॉन में R, और ब्रैकेट में क्या लगेगा? 1 अपॉन T2 माइनस के 1 अपॉन में T1। मेरी एक दिलचस्पी है इस बात को जानने में, ln की जगह लॉग लगाने के लिए क्या करेंगे? 2.303, यानी हम लोग चाहेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 2.303। इस बात की चिंता मत करो इसका इस्तेमाल क्या है। अगर तुम्हें ये बात करने से समझ में आ रही है देखकर कि हाँ ठीक है साहब मैं ये समझ तो पा ही रहा हूँ कि चल क्या रहा है, तो ठीक है, फॉर्मूले जब यूज में आएंगे तब बढ़िया जाएंगे। अब तक मैंने इसको भी डिवाइड में ले लिया, तो फाइनली बन जाएगा लॉग K1 अपॉन में K2 E अपॉन में 2.303 R 1 अपॉन में T2 माइनस के 1 अपॉन में T1। इस बात का क्या मतलब है वो मतलब बताता हूँ। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो तुम्हें बताएगा कि किसी भी रिएक्शन की किसी भी टेम्परेचर पे क्या रेट कांस्टेंट होगा। अगर टेम्परेचर 10 से 50 करेंगे, 10 से 40 करेंगे, 10 से 20 करेंगे, 10 से 100 करेंगे, उसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने का तरीका है। इसमें E कांस्टेंट रहेगा, R कांस्टेंट रहेगा, सब कुछ फिक्स रहेगा, बस T1 T2 K1 K2 में वैल्यूज फाइंड होंगी हमेशा के लिए। दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रिएक्शन। पूरा अब तक जो पढ़ा वो टेम्परेचर डिपेंडेंसी का आने वाला टॉपिक है।
ये अपने आप अंदर कैसे होता है सुबह से? इसका यूज आएगा है ना, विल यूज लेटर। एक मिनट कुछ और टू बी कंटिन्यू अगली कड़ी में, ठीक है। इसका इस्तेमाल देखा जाएगा, अभी नहीं तो लिखा गया बस तुम्हारे द्वारा। ट्रेलर है ये। अच्छा अगला बताओ, मैंने तुम्हें क्या क्या बताया था, दिखाता हूँ मैं तुम्हें। अब मैं तो क्या पढ़ाऊंगा, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, और उसके बाद में क्या बताया ना, कॉलिजन थ्योरी। तो समझे ध्यान से। डाले भाई नंबर 10 डाल दो, दोनों बातें इसी में सिलटा देंगे। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एंड कॉलिजन थ्योरी। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स एंड क्या क्या। कैटलिस्ट कहीं पे तो रोकूंगा लेकिन मैं और जो भी छोटी मोटी बातें होंगी तुम सवालों के दौरान देख लोगे। एक अच्छे से प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कोई चीज होगी। कैटलिस्ट का काम बताओ क्या होता है? इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन इट। रिएक्शन में बिना पार्टिसिपेट किए उसकी स्पीड को कैसे, वो सुने, ठीक है। इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द, क्या डिक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं क्या? इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन इट, विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन इट, विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन इट। किसी भी रिएक्शन में बिना पार्टिसिपेट हुए, पार्टिसिपेटिंग इन इट, उसकी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने वाले लोगों को कैटलिस्ट कहा जाता है। पहली काम की चीज। दूसरी काम की चीज, इट इज मतलब ऐसा माना जाता है कि ये किसी भी रिएक्शन को दूसरा रास्ता देते हैं शॉर्ट में जल्दी पहुंचने के लिए। हमारे पास किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए 2-3 रास्ते पाए जाते होंगे, तो शॉर्ट रास्ता देते हैं ये। किसी भी रिएक्शन को उस रास्ते से गुजारने की बजाय कुछ और तरीके से गुजार देते हैं। वो रास्ता तुम्हें फिलहाल नहीं पता है, बस तुमसे बात बोली जा रही है। दे प्रोवाइड अल्टरनेटिव पाथ, they provide alternative path, they provide alternative path to complete the reaction rapidly, to complete the reaction rapidly, to complete reaction rapidly, किसी भी रिएक्शन जल्दी करने के लिए। अच्छा, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं उन्हें तो कहते हैं कैटलिस्ट, और जो घटाते हैं उन्हें कैटलिस्ट। जो सबने सुना है ना, जो रिएक्शन की स्पीड घटाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वो सुनो, ठीक है ध्यान से। जो डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, आर कॉल्ड, बहुत सिंपल वर्ड है लेकिन सिंपल तब है जब बता दिया जाएगा, उससे पहले नहीं। आर कॉल्ड इनहिबिटर्स, उन्हें इनहिबिटर्स कहते हैं, जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को घटाते हैं। जैसे टेम्परेचर है, अगर बढ़ाओगे तो वो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, अगर घटाओगे तो इनहिबिटर की तरह काम करेगा। वो रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है। खैर, इसी में अगली चीज, इसमें वापस से वो ग्राफ बनाया जाता है, ध्यान से देखो। हमारे पास में कि किसी भी रिएक्शन की एनर्जी का ग्राफ है, ये वही है वो तुम लोग जो समझे पोटेंशियल एनर्जी वगैरह, थोड़ा सा और ऊपर बना दिया जाए जानबूझ के, नेक्स्ट ऐसा बस, अब ठीक है। लेकिन बात ये कि जब हम कैटलिस्ट लगाएंगे तो तुम बस इतना बता दो, कैटलिस्ट के लगने पर ये ग्राफ ऊपर उठेगा कि नीचे बनेगा? नीचे, जितना नीचे उतना फास्ट। तो इसीलिए इस बार जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ से स्टार्ट तो होगा पर ऐसे करके बन के नीचे लौट के आ जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की वजह से रिएक्शन जल्दी होती है। जल्दी होने का मतलब एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड कम होगी। तो एक्चुअली में कैटलिस्ट करते क्या है वो समझ लो। कैटलिस्ट का जो बेसिकली काम रहता है वो ये होता है, दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। डिक्रीज कर दो, लोअर क्या कुछ भी लिख दो, तुम्हें समझ में आना चाहिए बस। लोअर या डिक्रीज, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी समहाउ, कैसे भी घटाई देते होंगे। और एक बात और लिख देता हूं, वो इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो मैं ध्यान रहे। कैटलिस्ट के लिए ग्राफ है। कैटलिस्ट जो असली फॉर्म थी एनर्जी की, जब उसमें पार्टिसिपेट होंगे तो असली फॉर्म को कम कर लेंगे, थोड़ा सा गिरा देंगे ग्राफ को, जिससे कि वो रिएक्शन जल्दी हो जाती है।
10वें पॉइंट का ए पार्ट मान लेते हैं इसे, है ना, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। उसका बी पार्ट है कॉलिजन थ्योरी। जैसे अपन लोग जिस फॉर्म में लिख रहे हैं, एक्चुअली में दिस इज द एक्यूरेट फॉर्म। मतलब तुम ऐसे कट्टू कट उतार के रख सकते हो कॉपी तुम्हारे पेपरों में, एकदम सिस्टमैटिक वे में लिखा जाता है ये। देखें, बी पॉइंट लिखा है इसके अंदर, व्हाट इज कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी का मतलब भी कहीं ना कहीं समझ में आता है। कॉलिजन यानी कि टकराना। कोई मॉलिक्यूल जब टकराएंगे तो ये बात ही बहुत डिपेंड करती है कि जैसे कि दो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन कर रहे हैं तो आपस में कितने अच्छे तरीके से टकराएंगे। तो अपने कंचे खेले, कोई ऐसे कंचे नहीं खेले हो, कंचे कभी कंचे नहीं खेले, देखे हैं लोगों को खेलते हुए देखा है। गेम का नाम बता। नहीं, कंचों में बहुत सारे गेम होते हैं। देखो उसने बोला हाँ, ये सबको पता है। मतलब ये सब इसी दुनिया के ही हैं और इंडिया के ही हैं, इसी एरिया में रहते हैं। मैं तुम्हें एक वर्ड बोलता हूँ, कंचे खेलने कम से कम 2 खिलाड़ी तो होने चाहिए, ठीक है। अंट पे अगर खेला जा रहा है तो एक आदमी दूसरे कंचे को मार देगा तभी तो उसकी जीत मानी जाएगी। हम बहुत बार कंचों को ट्राई कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं और वो ठुक नहीं रहा सामने वाला, तो वो रिएक्शन नहीं मानी जाएगी, मतलब वो गेम नहीं माना, जीत नहीं मानी जाएगी। कंचे पकड़ने की अपनी अलग अलग स्टाइलें होती है लोगों की, ठीक है। क्या कौन कौन कैसे पकड़ता है बताएंगे एक बार कंचे? मतलब मैं बताता हूँ, ठीक है, तुम नहीं बता पाओगे। कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है, कुछ लोग यूं पकड़ते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें कभी राहुल की कंचे पकड़ने की स्टाइल का फोटो ले लूं और उसको दिखाऊं तुम्हें, ठीक है। ये 4 हो गई। एक जन यहाँ रखेगा, दूसरा यहाँ घुमा के, जब भगवान जाने क्या करता है लिबड़ा लिबड़ू के, ऐसे पकड़ता है वो कंचा। और जैसे तुम लोग कंचे शायद सड़क के जाते होंगे पीटने के लिए, उसके ऐसे नहीं जाते। हमने खेलते देखा है तो हमें उसकी देर नहीं पता। अगर हमारा कंचा यहाँ है तो वो कंचा यहाँ से प्रोजेक्टाइल मार के कट वही करेगा। उसका एक बालक है 2 साल का, ठीक है। तो मतलब एज पर्सन है, ये कुछ बहुत समय पहले की बात है, ठीक है। तो मतलब अजीब है भाई। मतलब जैसे हम तो तुक्का मारेंगे ना, लुढ़का के मारेंगे, शायद लगी जाए जाते जाते, वो तो सीधे प्रोजेक्टाइल देता है डायरेक्ट। तो मतलब उसको देख के कभी बाहुबली के लास्ट सीन की याद आती है मुझे। वो लास्ट में जो पेड़ों को बेंड करके छोड़ते हैं ऊपर, वैसे करके। मतलब तुम शायद सही से इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत खतरनाक आदमी है। गेम बढ़िया खेलता, कंचे खेलता है अच्छा है। अच्छा, अब ध्यान से बात सुनो। कॉलिजन थ्योरी एक्चुअली उन्हीं पे डिपेंड करती है। जैसे अपने पास में कोई भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ए और बी, इनसे वो कंपाउंड बनने वाला है सी। तो इस कमरे में जिसमें रिएक्शन होने वाली है किसी भी टब में, एक ही और ए होगा, एक ही बी होगा? नहीं, बहुत सारे ए और बहुत सारे बी होंगे। वो लगातार कोलाइड करेंगे, लगातार टकराएंगे। जैसे कि मैं तुम्हें बात बताता हूँ, अब मैं इसको तो निकाल नहीं सकता, बंद हो जाएगा और कोई सॉकेट अपने पास है नहीं। जैसे ये अपने, चलो इसी को सोचते हैं, इसको छेड़ना नहीं है नेक भी। ये सॉकेट निकाला तुमने, इसको लगा के लगा दिया, नहीं जाएगा, करंट नहीं फ्लो करेगा। ऐसे लगा दे, नहीं जाएगा, नहीं फ्लो करेगा। तुम सॉकेट को घुमा के उल्टा लगाओगे तब भी नहीं घुसेगा। एक परफेक्ट उसकी ज्योमेट्री होगी, जिस परफेक्ट ज्योमेट्री पे वो उस सॉकेट के होल्स को पकड़ता है और उस पर वर्किंग स्टार्ट करेगा। इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं, उसका नाम है इफेक्टिव कॉलिजन। मतलब अपने पास में जब 2 मॉलिक्यूल्स टकराते हैं तो कितने कॉलिजन्स होते हैं? बहुत सारे। कोई भी 2 गैस कमरे में भरी गई, वो आपस में टकरा रही हैं, मतलब मल्टीपल इनफिनाइट कॉलिजन्स हो रहे होंगे। लेकिन रिएक्शन बस तभी पॉसिबल जब कौन सा कॉलिजन होगा? इफेक्टिव कॉलिजन। जब ए कंपाउंड की ज्योमेट्री बी कंपाउंड की ज्योमेट्री के साथ में परफेक्टली मैच खाएगी और तब जाके वो जुड़ेंगे, तब कंपाउंड बनता है। बात यह कि अगर 100 मॉलिक्यूल्स टकराए तो क्या 100 के 100 नए कंपाउंड बन जाएंगे? ना, 100 मॉलिक्यूल्स के टकराने पे 100 के 100 नए कंपाउंड नहीं बनेंगे। वो कब बनेंगे? जब कौन सा कॉलिजन होगा?
इफेक्टिव कॉलिजन यानी कि परफेक्ट ज्योमेट्री में ए कंपाउंड को बी कंपाउंड कैच कर जाए, तब पॉसिबल है किसी भी कंपाउंड का बनना। दैट इज कॉल्ड कॉलिजन थ्योरी। एक एक करके बातों को जब लिख के लगाएंगे ना तब बेहतरीन जाएगा। ध्यान से बात समझें कि व्हेन व्हेनेवर मतलब बहुत से बुलेट पॉइंट में लिखा जाता है, मैं सीधे कॉलिजन थ्योरी नहीं लिखूंगा। व्हेनेवर देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, टू और मोर लिख देता हूं मैं, टू और मोर मॉलिक्यूल्स, they have a lot of collisions between them, they have a lot of collision between them, उनके बीच में बहुत सारे टकराव होते हैं। जब रिएक्शन होती है तो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, निश्चित रूप से मॉलिक्यूल्स टकराएंगे आपस में। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले एक बीच की बात लिखो, नंबर ऑफ कॉलिजंस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, हर सेकंड हर वॉल्यूम में कितने कॉलिजंस होते हैं इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कितने कॉलिजंस हो रहे हैं दैट इज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ये बात था टकराव की संख्या तुम कैसे बढ़ा सकते हो, तापमान बढ़ा के कि घटा के? बढ़ा के। टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनमें एनर्जी आएगी और उनकी वाइब्रेशन की स्पीड बढ़ेगी। ज्यादा कॉलिजंस होने की संख्या तब बढ़ सकती है जब तापमान बढ़ाएंगे। मतलब कुल मिला के अगर अपने पास में किसी कमरे में दो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो लगातार टकरा तो रहे होंगे, लेकिन व्हेन टू कंपाउंड कोलाइड इन ए स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, वो किसी परफेक्ट ओरिएंटेशन में आके इन ए स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, इन ए स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, वो किसी परफेक्ट ओरिएंटेशन में आके टकराते हैं, विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड, विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड। मतलब टकराव तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा परफेक्ट फॉर्मेशन न्यू कंपाउंड, कोई एक ऐसा परफेक्ट ओरिएंटेशन होता है, शेप होता है जिसमें टकराव होने पे रिएक्शन पॉसिबल होगी, वरना नहीं होगी। तुम चोबे को हर जगह से हथौड़ा मार दो नहीं टोकेगा, एक परफेक्ट जगह है जहां से हथौड़ा मारने पर तभी अंदर जाएगा। तो एक जो परफेक्ट ओरिएंटेशन होती है, एक परफेक्ट जो शेप होती है जिस जगह पे टकराव होकर कोई नया कंपाउंड बन सकता है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कॉलिजन। वैसा कॉलिजन इज कॉल्ड इफेक्टिव कॉलिजन, दैट कॉलिजन इज कॉल्ड इफेक्टिव कॉलिजन, दैट कॉलिजन इज कॉल्ड इफेक्टिव कॉलिजन। इफेक्टिव कॉलिजन से ही रिएक्शन पॉसिबल होती है, वरना रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। मतलब हर टकराव से नए कंपाउंड नहीं बनेंगे, कोई परफेक्ट टकराव होगा जिससे कंपाउंड बनते होंगे। जैसे कि इस बात को समझाने के लिए अपने पास में एक चैप्टर हुआ करता था, उसमें डायग्राम आता है, मैं वो डायग्राम यहां बना देता हूं, चैप्टर नहीं है अपने पास आपको। ये कंपाउंड बी है और ये कंपाउंड ए है। ये रिएक्शन कब पॉसिबल होगी बता दो बस। जब ए कंपाउंड बी से किसी परफेक्ट ज्योमेट्री में आके अलाइन करेगा तब। अगर ये उल्टा सीधा घूमकर आएगा तो वो अच्छे से अलाइन नहीं कर पाएगा और नया कंपाउंड नहीं बनेगा। जब सीधे से सीधा अलाइन हो जाएगा, दिस इज कौन सा कॉलिजन? इफेक्टिव कॉलिजन। ये वाला इफेक्टिव कॉलिजन होगा। लेकिन अगर उल्टे सीधे घूमते फिरते नाचते नचाते आए हैं, कोई उसकी ज्योमेट्री को मैच नहीं कर पा रहा है, तो नया कंपाउंड नहीं बनेगा। दिस इज इफेक्टिव कॉलिजन। इस चीज को ध्यान रखें। इसमें कुछ छोटे मोटे और भी फॉर्मूले हैं कि कॉलिजन इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि शेप साइज कैसा था। ऑल्सो डिपेंड ऑन प्रोबेबिलिटी फैक्टर। कॉलिजन डिपेंड करेगा प्रोबेबिलिटी पर भी, ठीक है। जैसे कि मैं एक चीज को बहुत लिखने से डर रहा हूं, पर मैं लिख दूंगा, है ना, मानूंगा नहीं मैं कि k इक्वल्स टू में z भी कोई चीज होती है a और b इनके बीच में, और फिर इसी बीच में लग जाता है z इज इक्वल्स टू में k p z a। छोड़ो p v प्रोबेबिलिटी छोड़ो, मत लिखो उसे, प्लस ना लिखें, वो तो मैं फॉर्मूलों के साथ सेट कर दूंगा ना। जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे, चैप्टर में न्यूमेरिकल्स उतार देंगे ना, तब लगा देंगे। एक आध दो छोटे मोटे चिरकुट सी बातें और है, लेकिन बात समझे।
कोई भी नया कंपाउंड बनने के लिए कॉलिजन तो होते ही है, लेकिन हर कॉलिजन से नया कंपाउंड नहीं बनता। ओनली कौन से बनता है? इफेक्टिव कॉलिजन से। और इफेक्टिव कॉलिजन किसे कहते हैं? परफेक्टली ओरिएंटेशन हो जाना दोनों मॉलिक्यूल्स की, जिनके टकराव से एक नए प्रोडक्ट की संरचना हो ही जाएगी निश्चित रूप से। ठीक है, मैंने कुछ चीजें लिख के काट दी, मतलब कि मैं 99.9% तक तो कहानी को पहुंचा दिया। पॉइंट बना ली जो चीज, उसका रीजन ये कि शायद इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए लिखा नहीं, वरना मैं डिपिक्ट कर देता सामने। ऑल दी थ्योरीज है इसके अंदर कि कॉलिजन प्रोबेबिलिटी पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम, शेप, साइज, प्रेशर, कंटेनर, इन सब बातों पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए इस चीज को बहुत डिटेल में नहीं लेके जाया जाएगा। और साथ साथ इसीलिए लिखा हुआ आखिरी लाइन में कि यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस अबाउट कॉलिजन थ्योरीज, बहुत सारी चीजें। ठीक है, इसको क्लोज कर दें। अब तुम न्यूमेरिकल्स कर रहे होगे, ध्यान रखना। कल सब की समय रेखा यही रहेगी इतवार को। ठीक, आज भी तुम्हारी स्कूलों की छुट्टी थी, तुम लोग आ जाए। कल की समय रेखा एक तुम्हें तैयार किया जा रहा है ऑब्वियसली जून के लिए, तुम ऐसे तो आओगे, टाइमिंग चेंज कर ली जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलो। सर, हाँ, कल की टाइम थोड़ी चेंज। कितनी? सुबह? अरे यार सुबह बात ये कि हमारा ये जो पंखा नहीं लगा है ना, कल मिलेगा फर्श ऊपर। ठीक है, तो हमें मिलेगा नहीं समय, वो बाहर कहीं कहीं बिगाड़ लेते हैं इस वजह से। क्या चीज़? और इसलिए टाइम नहीं है सुबह, वरना हम सुबह बुला देता। एक आध दिन की संरचना और रह गई है बस, उसके बाद में ये जो चक्र का नहीं 3 चक्र का लग जाएगा, देखा जाएगा। इसे बंद कर दे इसलिए। हाँ।